सुप्रभात बच्चों। जैसा कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं तो हिंदी की कृतिका में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सके आपके लिए हाजिर हैं। सबसे पहला प्रश्न, टाइम ख़राब नहीं करते हुए सबसे पहले देखें, माता का अंचल शिव पूजन सहाय के माता का अंचल पाठ में से माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। एक तो ये याद रखना है। और ये कौन से उपन्यास से लिया गया है? जो माता का अंचल पाठ है ये कौन से उपन्यास से लिया गया है? तो ध्यान में रखना, ये देहाती दुनिया इनका उपन्यास है। तो आप इसी तरह से लिखोगे, माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न देखें, माता का अंचल पाठ में वर्णित समय में गांवों की स्थिति और वर्तमान समय में गांवों की स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि पहले प्रश्न को समझना है अच्छी तरह से कि पहले गांवों की स्थिति कैसी थी और आज गांवों की स्थिति, जो वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें गांवों की स्थिति कैसी है। तो देखें, पहले गांवों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ये तो अपने भी जानते हैं। वहाँ पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, परिवहन जैसी सुविधाएं बहुत कम थी, लोगों की आजीविका का साधन क्या था? केवल कृषि थी। आज गांवों में टेलीविज़न आ गया है, ठीक है, और बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख हो गए हैं। मतलब उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया है। परंपरागत जो खेल खेलते थे बच्चे घरों के बाहर, पकड़म पकड़ाई और गिल्ली डंडा, ये सब खेलते थे। अब उन खेलों की जगह किसने ले ली है? वीडियो गेम ने ले ली है, टेलीविज़न ने ले ली है, मोबाइल ने ले ली है और अपना ये पूरा समय इन्हीं चीज़ों में बिताते हैं। इस तरह बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की ओर उन्मुख किया है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप इसी से घुमा फिरा कर पूछेंगे, तो आप इसी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भोलानाथ की माँ उसे किस तरह कन्हैया बना देती? तो देखें, भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता तभी भोलानाथ की माँ उसे अचानक ही पकड़ लेती और भोलानाथ के लाख मना करने पर भी चुल्लू भर कड़वा तेल उसके सिर पर डालकर सराबोर कर देती और उसकी नाभि में भी डालती। लीलार यानी कि माथे पर काजल की बिंदी लगा देती, बालों में चोटी गूंद कर उसे फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उसे क्या बना देती? कन्हैया बना देती थी। अच्छी तरह से याद कर लेना क्या क्या करती थी कि एक तो उसे चुल्लू भर कड़वा तेल उसके सिर में डालती थी, उसकी नाभि में डालती थी, माथे पर काजल की बिंदी लगाती थी, चोटी गूंद कर उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी और रंगीन टोपी कुर्ता पहना देती थी। इस तरह से क्या बना देती थी? कन्हैया बना देती थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, आजकल बच्चे घरों में अकेले खेलते हैं पर भोलानाथ और उसके साथी मिलजुल कर खेलते हैं। इनमें से आप भावी जीवन के लिए किसे उपयुक्त मानते हैं? भावी जीवन अर्थात आने वाला जीवन, जो आने वाला जीवन है उसके लिए आप कितना उपयुक्त मानते हैं और क्यों? ये सत्य है कि आजकल बच्चे कंप्यूटर पर गेम, वीडियो गेम, टेलीविज़न पर कार्टून देखते हुए अपना समय अकेले बिताते हैं, ठीक है। और अगर उनके बीच में कोई आ भी जाए तो वो नाराज़ होने लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं। परंतु भोलानाथ का समय कैसा था? वे साथियों के साथ खेलते हुए बीतता था। खेत में चिड़ियाँ उड़ाना, चूहे के बिल में पानी डालना, खेती करना, बारात निकालना आदि खेल ऐसे थे जिनमें बच्चों का एक साथ खेलना आवश्यक था। वे मिलजुल कर खेलते थे और आपको ये लिखना है कि मैं मिलजुल कर खेलने को भावी जीवन के लिए उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि देखें, अब आपका दोनों प्रश्न के उत्तर देने होंगे। देखिए, प्रश्न पढ़ेंगे पहले कौन कौन से पूछे हैं। जैसे अभी प्रश्न 2 आ रहे हैं इसमें, आजकल बच्चे घरों में अकेले खेलते हैं पर भोलानाथ और उसके साथी मिलजुल कर खेलते थे। तो पहले इसका जवाब देना होगा आपको, आजकल बच्चे घरों में अकेले खेलते हैं, ठीक है। फिर इसका जवाब देना होगा, पर भोलानाथ और उसके साथी मिलजुल कर खेलते थे। अब इनमें से भावी जीवन के लिए आप किसे उपयुक्त मानते हैं? अब इसका प्रश्न का उत्तर देना होगा और इसका देना होगा। तो आपको ऐसे धीरे धीरे, जैसे यहाँ तक आ गया कि बच्चे अकेले समय बिताते हैं, आ गया। अब भोलानाथ कैसे खेलते थे, तो इसका उत्तर आ गया। अब इनमें से भावी जीवन के लिए आप किसे उपयुक्त मानते हैं? तो देखें कैसे उत्तर दिया हुआ है। इस प्रकार से होगा क्या कि इस प्रकार के खेलों से सहयोग की भावना विकसित होती है। मिलजुल कर खेलने से सभी बच्चे अपना अपना योगदान देते हैं, जिससे सक्रिय सहभागिता की भावना का
उदय होता है। मिलजुल कर खेलने से बच्चों में हार जीत को समान रूप से अपनाने की प्रेरणा मिलती है। यहीं से ही तो बच्चे हार जीत सीखते हैं। और आजकल क्या हो जाता है, कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा बच्चों के अंदर भर जाती है कि वे हार जीत को हार जीत के रूप में नहीं लेते हैं, वे अपनी ईगो पर ले लेते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है मिलजुल कर खेलने का, कि इनसे भावी जीवन में बड़ी उपयोगिता होती है। पूरी तरह से माइंड, जो मस्तिष्क है, वो विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न, माता का अंचल पाठ का केंद्रीय भाव अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? माता का अंचल शिव पूजन सहाय की एक आंचलिक रचना है। ये भी छोटे प्रश्नों में आ सकता है, ध्यान में रखना कि यह कैसी रचना है। यह एक आंचलिक रचना है, ग्रामीण जीवन से संबंधित। इसमें लेखक के बचपन का चित्रण किया गया है। लेखक ने ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें बालकों के खेल उत्सुकता, माता की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि शामिल किए गए हैं और शहर की चकाचौंध से अलग गांव की सहजता को चित्रित किया गया है। तो अगर आपके ग्रामीण के बारे में भी पूछ लें तो यही उत्तर आप उसमें लिख सकते हो कि ग्रामीण जीवन का कैसा इसमें वर्णन किया गया है। और यदि केंद्रीय भाव पूछ लें तो भी आप यही उत्तर लिख सकते हो। अगला पाठ देखें, कमलेश्वर का जॉर्ज पंचम की नाक। तो पहला प्रश्न तो यही पढ़ना है आपको कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन हैं। तो आपको देखना है, ट्रिक बनाएंगे अपने। क से शुरू खत्म हो रहा है जॉर्ज पंचम की नाक, क से खत्म हो रहा है, क से कमलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अगले चलें प्रश्न पर। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? यहीं से ही उत्तर शुरू कर देंगे अपने। देखें, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर, यहीं से उत्तर शुरू करना है। ठीक है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। अगर ये छोटा प्रश्न आ जाए, ठीक है, तब यहीं तक ही लिख देना सफिशिएंट है। आगे इसमें देखें, उन्हें उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया। कौन? जॉर्ज पंचम। और यहाँ के लोगों को क्या किया था? प्रताड़ित किया था अंग्रेजों ने, जिसने हमारे देश की गरिमा और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई। अच्छी तरह से याद कर लेना। इससे पता चलता है कि सरकारी तंत्र के वह लोग आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के मानसिक रूप से गुलाम हैं। भले ही हम आज़ाद हो गए हैं लेकिन अभी भी हम क्या हैं? मानसिक रूप से अंग्रेज़ों के ही गुलाम हैं। तभी तो हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि वे अब भी जॉर्ज पंचम को सम्मान की नज़र से देखते हैं। इसलिए उनकी नाक सरकारी तंत्र के लिए क्या है? बहुत मूल्यवान है। लेखक यह नहीं कहना चाहता कि अतिथि का सम्मान नहीं करना चाहिए, परंतु उनके कहने का अर्थ है कि सम्मान सामने वाले के कर्मों के हिसाब से ही होना चाहिए। तो कितना अच्छा उत्तर है इसका कि सम्मान कैसे होना चाहिए? उसके कर्मों के हिसाब से ही होना चाहिए। तो चलें अगले प्रश्न पे, याद हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? तो देखें क्या क्या प्रयत्न किए होंगे भाई। पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई होगी, सरकारी इमारतों दफ्तरों आदि में नया रंग करवाया होगा, पुराने बंद पड़े फव्वारों और पर्यटन स्थलों को फिर से शुरू किया होगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक का प्रबंध किया होगा, ट्रैफिक पुलिस का, और बिजली पानी की समस्या खड़ी ना हो इसके लिए भी कारगर कार्य किए होंगे। तो इतना काम किया होगा तो दिल्ली की काया पलट तो होगी ही। चले आगे अगले प्रश्न पे। पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? अपने विचार लिखिए। पत्रकारिता का इसमें बहुत ज़्यादा इस पाठ में वर्णन किया गया है कि उस दिन सभी अखबार चुप थे। यह प्रश्न भी आ सकता है कि उन्होंने किसी तरह का भी कोई भी ऐसा उन्होंने खबर नहीं छापी थी। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। तो उत्तर देखें,
प्रश्न देखें पहले, पत्रकारिता आम जनता पर विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो आज का पत्रकारिता जो है आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि उन चर्चित व्यक्तियों पर पुनः पुनः की गई व्यर्थ चर्चाओं को पढ़कर युवा पीढ़ी के मन में भी उनकी नकल करने और उन जैसा बनने की इच्छाएं जग जाती हैं, जो धीरे धीरे मन में बलवती रूप धारण कर लेती है, यानी कि मन पर हावी हो जाती हैं। इस तरह की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लग जाते हैं। अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद कर लेना, इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न देखें, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। नाक किसका प्रतीक है भाई, प्रश्न आ सकता है। तो नाक किसका प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक है। उत्तर देखें, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। तो इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, तो देखो क्या कहना चाहते हैं भाई। इस कथन के माध्यम से लेखक ने स्वतंत्र भारत के शासकों की मनोवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया है। इंग्लैंड की महारानी की स्वागत में पलक पावड़े बिछाने वाले इन शासकों ने भले ही भारतीयों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया है, लेकिन इन लोगों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का लेश मात्र भी अंश नहीं था। यानी कि इनका राष्ट्र के प्रति जो स्वाभिमान था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये लोग कहीं से भी एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के शासक प्रशासक दिखाई नहीं देते थे। नई दिल्ली में नाक ना होना स्वतंत्र भारत के शासकों प्रशासकों का स्वाभिमान शून्य होना प्रदर्शित करता है। यानी कि ये लोग कैसे हो गए हैं? स्वाभिमान शून्य हो गए हैं, यानी कि पूरी तरह से इनमें से स्वाभिमान खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए तो ये लगे पड़े हैं, ये जिन लोगों ने हमें ही गुलाम बनाया, उन्हीं के लिए ये तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगला पाठ है, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। ध्यान में रखना है कि मधु ने छोटे छोटे हाथ जोड़े, इससे याद रह जाएगा लेसन का नाम। अब चलें, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान में रखना। उत्तर देखो, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि गंतोक एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। गंतोक की औरतों को अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर भी पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, और ये कार्य इतना खतरनाक है कि कई बार ऐसे कार्य करते हुए उन्हें अपने प्राणों को भी गंवाना पड़ता है। यह शहर बच्चों के लिए भी बड़ा दुर्गम है, क्योंकि स्कूल दूर होने के कारण बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए गंतोक को क्या कहा गया है? मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया था जब बताया था। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी, क्योंकि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र देखकर लेखिका ने जब जितेंद्र नोर्गे से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। ध्यान में रखना, धर्म चक्र को लेकर, इसको लेकर छोटा प्रश्न भी आ सकता है कि यह धर्म चक्र है और इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। यह जानकर लेखिका सोचती कि भारत में लोग अब भी मानसिक संकीर्णता तथा अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुए हैं। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। क्यों लगा? क्योंकि सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनके अंधविश्वास पाप पुण्य की अवधारणाएं एक जैसी है, यानी कि पूरे भारत में अंधविश्वास और पाप पुण्य को माना जाता है। अगला प्रश्न, जितेंद्र नोर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण हो सकते हैं। गाइड कौन होता है भाई? जो अगर पर्यटक आते हैं तो उनको घुमाने का ये काम करते हैं, तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए?
देख लो, बिल्कुल आसान है। उसे अपने क्षेत्र की अच्छी भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए। उसमें वाक्पटुता, वाक मतलब वाणी, बोलने में कुशल होते हैं ये बहुत ज़्यादा। और स्वभाव इनका कैसा होता है? विनम्र होता है बिल्कुल। जो नहीं ही होता है तो रखना पड़ता है भाई। उसे उस क्षेत्र की सांस्कृतिक, जनश्रुति और दंत कथाएं आदि की भी अच्छी जानकारी होती है। ये जानकारियाँ उन्हें रखनी पड़ती हैं, पुराने राजा महाराजाओं के बारे में सब जानकारियाँ रखेंगे तभी तो पर्यटकों को वो बताएंगे। जनश्रुति यानी कि लोगों द्वारा सुनी गई, दंत कथाएं यानी कि पुराने समय से जो चली आ रही हैं कथाएं। और वह साहसी होता है। साहसी तो होना ही पड़ेगा क्योंकि कितने रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, पर्वतादार घुमावदार रास्ते होते हैं, उनमें से निकलकर उनको जाना होता है। और जैसे पर्यटक तो एक बार घूम आए, दोबारा पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन गाइड को तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पर्यटक आते रहते हैं और उनके साथ हमेशा जाना पड़ता है। इसलिए उसे साहसी होना ज़रूरी होता है। अब उसमें स्वयं निर्णय लेने का साहस होता है। उसमें अपने भ्रमणकर्ताओं के सभी सवालों के जवाब देने की क्षमता होती है। यानी कि जो भी पर्यटक पूछते हैं वो सभी सवालों के जवाब उनको पता होते हैं, और नहीं भी पता होते तो वो कैसे भी करके उनको संतुष्ट कर देते हैं। तो ये होती हैं गाइड की विशेषताएं। अब देखें आगे। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो देखें, सबसे पहले प्रश्न क्या है? कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। ये एक पंक्ति है। इस कथन के आधार पर हमें स्पष्ट क्या करना है कि जो आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में है उसमें उनकी क्या भूमिका है, आम जनता की क्या भूमिका है। तो देखें, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। जैसे मजदूर, ड्राइवर, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग, ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लोग अपने श्रम के बदले में बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेकर बाकी सब कुछ समाज को वापस लौटा देते हैं। यानी कितना कम हिस्सा, मेहनत का कितना कम हिस्सा इनको मिलता है, और बदले में जैसे इन्होंने ये पत्थर तोड़ते हैं बड़े बड़े, और पत्थर तोड़ तोड़ के ये सड़कों का निर्माण करते हैं, लेकिन बदले में इनको मेहनताना कितना मिलता है? बिल्कुल सरासा मिलता है। और कभी कभी तो इनको जान से भी हाथ धोना पड़ता है, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत व लगन के साथ श्रम साधना में ये लगे रहते हैं। जैसे इस पाठ में पत्थर तोड़ने वाली और सड़क में काम करने वाली औरतें जो पीठ पर अपने बच्चों को लाद कर भी इन खतरनाक और मेहनत के कामों को करती हैं, और कभी कभी तो इस काम में उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन देश के विकास के लिए ये लोग बहुत कम लेते हैं और अपनी जान की बाजी पर खेल जाते हैं। अगला प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं और उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। देखो, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। पहले तो कठिनाइयों का वर्णन करना है, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसके बाद इसका वर्णन करना है। तो देखिए, अब इसमें ये दो प्रश्न छोटे प्रश्नों में भी आ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग करके। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जीवन के लिए अति कठिन है। वो कौन सी हैं? देखो, वह एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां सर्दियों में तापमान क्या चला जाता है? माइनस में चला जाता है। जहां पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी के जवान दिन रात तैनात रहते हैं। वे दिन रात धूप छांव की परवाह किए बिना प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं, और वह हम सब के लिए अपने घर परिवार व बच्चों को छोड़ अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। अब उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? देखें, हम उनका आदर सम्मान करें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्माननीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें, उनके प्रति देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अखंड रखने वाले महारथी के रूप में सम्मानित करें, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें और उन्हें निराशा से बचाएं। सैनिकों के दूर रहते हुए भी उनके हर कार्य में
हमें सहयोगी बनना चाहिए। यह उत्तरदायित्व है सैनिकों के प्रति हमारा। अब देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखो, लेखिका का यह कथन है भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग्य है। हिमालय के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पत्थरों को तोड़ती महिलाओं को देखकर लेखिका को बड़ा आघात लगा कि किस तरह से वे पीठ पर शिशुओं को बांधे हुए श्रमिक की भूमिका निभा रही थी। लेखिका को उस समय किसकी याद आ गई? पलामू और गुमला के जंगलों में पत्ते इकट्ठा करने वाली आदिवासी महिलाओं का भी स्मरण हो आया। दोनों ही क्षेत्रों की नारियों की कहानी एक जैसी थी। दोनों ही दृश्य भारतीय समाज में आम आदमी की दुर्दशा बयान कर रहे थे। एक तरफ समाज का संपन्न और समर्थ वर्ग था जिसने सारी मलाई अर्थात सारे आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा था। मलाई अर्थात सभी आर्थिक संसाधन, पैसा। और दूसरी ओर भारत के वे आम आदमी थे जिनके भाग्य में आंसू बहाना, अभाव और यातना ही लिखा गया था। तो इस तरह से जो कवयित्री हैं वे बताना चाह रही हैं कि सारी मलाई एक तरफ यानी कि सभी संपन्न लोग एक तरफ, और जो भारत की आम जनता है उनके लिए क्या बचा है? केवल आंसू, अभाव, यातना और वंचना। तो ये थे साना साना हाथ जोड़ी से प्रश्न। अगला पाठ है एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ध्यान में रखना है, इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। प्रश्न बनता है कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? तो आपको दुलारी का स्वभाव तो पता ही है, कैसा स्वभाव था उसका? दुलारी अक्खड़ और मुंह फट स्वभाव की थी। उसमें कोमलता और करुणा आदि गुणों का कोई स्थान नहीं था। उसके मन में ना तो कोमलता थी ना ही करुणा का भाव था। लेकिन टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुनकर वह स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इसका कारण ये था कि टुन्नू के लिए उसके हृदय में एक स्थान बन चुका था। वो समझ गई थी कि टुन्नू उसके शरीर से नहीं, उसकी कला से प्रेम करता था। इसीलिए कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर विचलित हो उठी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। दुलारी ने टुन्नू के पवित्र प्रेम भाव को ठुकराकर उसे अपमानित करके अपने घर से क्यों भगा दिया? तो देखो, टुन्नू एक निर्धन किंतु समाज में सम्मानित ब्राह्मण का बेटा था। मैंने बताया था आपको कि ये ब्राह्मण का बेटा था और ये गलत संगति में फंस गया था और कजली गायकों की टोली का सदस्य बन गया था। दुलारी क्या करती थी? दुलारी नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाली गायिका थी। टुन्नू की दोनों की आयु में बड़ा अंतर था। दोनों की आयु में यानी कि उसकी आयु और उसकी आयु में बहुत ज़्यादा अंतर था। वो तो एक बच्चा 16-17 साल की उम्र का था और दुलारी एक अधेड़ उम्र की महिला थी। लेकिन दोनों एक दूसरे की कला से प्रभावित थे। टुन्नू का दुलारी के प्रति प्रेम भाव किसी स्वार्थ या लोभ से नहीं था। वह तो दुलारी की गायन कला पर मुग्ध था तथा दुलारी भी टुन्नू के प्रेम की पवित्रता को पहचानती थी, पर वह टुन्नू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके संपर्क में आने के कारण टुन्नू की समाज में बदनामी हो जाए। उसकी वजह से कहीं टुन्नू बदनाम ना हो जाए, इसीलिए वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और उसकी कठोरता जो थी वो दिखावटी थी और वह टुन्नू को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। उसके मन में एक टुन्नू के लिए अलग जगह थी, लेकिन वो एक सम्मानित ब्राह्मण का बेटा था, इसलिए नहीं चाहती थी कि उसके पिता को और उसको खुद को बदनामी का मुंह देखना पड़े। अगला प्रश्न। अपने सारे अंतर्विरोधों के साथ पलता
दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम देश प्रेम में कैसे परिणत हो जाता है। इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं भाई, देश प्रेम में कैसे परिणत हो गया, उनके अंतर विरोधों में कैसे उनका प्यार पल रहा था, सब कुछ किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है। अंतर विरोध मतलब बहुत सारे आंतरिक विरोध होने के बावजूद। तो देखिए उत्तर, दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम अनेक अंतर विरोध होने पर भी पनप रहा था। दुलारी और टुन्नू की उम्र में बहुत अंतर था, दोनों की सोच और विचार भी अलग अलग थे। अब संगीत की पृष्ठभूमि में दोनों का प्रेम पनपा और स्थितियां ऐसी बनी कि व्यक्तिगत प्रेम देश पर प्रेम में परिणत हो गया। कैसे हुआ देखो, दुलारी से तिरस्कृत होने पर टुन्नू देश प्रेम के रास्ते पर चल पड़ा। उसने देश प्रेम के लिए प्राण दे दिए। टुन्नू की मृत्यु के समाचार ने दुलारी को भी झकझोर के रख दिया। देखो टुन्नू कैसे आया देश प्रेम की तरफ, क्योंकि दुलारी ने उसको तिरस्कृत कर दिया था, उसे डांट फटकार कर भगा दिया था। और दुलारी किस तरह से देश प्रेम का उसने सहयोग किया, किस तरह से देखो कि जब उसकी मृत्यु हुई टुन्नू की, तो दुलारी अंदर से एकदम से हिल गई। उसने फेंकू सरदार द्वारा भेंट में दी गई कीमती साड़ियाँ विदेशी वस्त्र जलाने वालों को दे दी। और गाना गाने के लिए जाते वक्त उसने टुन्नू द्वारा भेंट की गई कौन सी साड़ी पहनी, खादी की साड़ी पहन ली थी। वह भी टुन्नू द्वारा प्रदर्शित देश प्रेम के मार्ग पर चल पड़ी। इस तरह स्पष्ट होता है कि दुलारी और टुन्नू का प्रेम अंततः देश प्रेम पर पहुंच गया था। अब चलेंगे अगले लेसन पर। अगला पाठ है अज्ञेय द्वारा रचित मैं क्यों लिखता हूँ। तो सबसे पहले इसमें अज्ञेय का पूरा नाम पूछ सकते हैं छोटे प्रश्नों में। तो पूरा नाम क्या है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। आगे देखें प्रश्न, प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में लेखक ने क्या अंतर बताया है। तो प्रत्यक्ष अनुभव किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष मतलब प्रति प्लस अक्ष, या अक्ष अर्थात आँख, आँखों के सामने जो घटित हुआ है। प्रत्यक्ष अनुभव अपने सामने घटित हुई घटना को देखकर होता है। और यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, अनुभूति अनुभव से गहरी चीज होती है। प्रत्यक्ष अनुभव क्या हुआ, जो आंखों के सामने घटित हुआ, और अनुभूति इससे भी गहरी चीज है। वो लेखक ने क्या बताई है, अनुभूति के लिए आवश्यक नहीं है कि घटना कृतिकार के सामने घटित हो। कृतिकार अर्थात लेखक, कि किसी लेखक के सामने कोई घटना घटित हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसके लिए, अनुभूति के लिए। अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उसे अंतर मन में साकार कर लेती है। इसे ही लेखक ने प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम दिया है। अर्थात हमारी संवेदनाओं से जुड़ जाती है जो घटना, हमारी कल्पनाओं में, हमारी संवेदनाओं में ही साकार हो जाती है, उसे ही लेखक ने क्या कहा है, प्रत्यक्ष अनुभूति कहा है। तो अनुभव क्या हुआ, जो आंखों के सामने घटित हुई घटना, और अनुभूति जो संवेदना और कल्पनाओं से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखें, अज्ञेय के अनुसार भीतरी विवशता क्या है। अपनी बात की पुष्टि लेखक ने किस उदाहरण से की है। तो अपने को पहले इसका उत्तर देना है, उसके बाद इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो इतना भी प्रश्न आ सकता है छोटे प्रश्नों में। छोटे प्रश्न इसीलिए नहीं डाले मैंने क्योंकि छोटे प्रश्न इन्हीं में से ही बनेंगे। लेखक ने बताया है कि किसी घटना को घटता हुआ देखकर अथवा सुनकर लेखक को उसका अनुभव होता है। यह अनुभव एक समय बौद्धिक स्तर से हटकर मन की संवेदना में बदल जाता है। यह संवेदना उसे अपनी बात कहने के लिए विवश कर देती है। अर्थात वो अनुभव बौद्धिक स्तर से हटकर कहाँ आ गया, मन की संवेदना में आ गया। यानी कि हमारा मन जो है वो उससे जुड़ गया अच्छी तरह से और पूरी तरह से विवश हो जाता है। और इसी विवशता से मुक्ति उसे विषय में कुछ लिखने के बाद ही मिलती है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया भी था कि जैसे हमारा मन भर जाता है और हम रो लेते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसीलिए लेखक
के सामने लेखक के मन में अगर कोई घटना हो जाती है या उसके मन की कल्पनाओं से, संवेदनाओं से वो जुड़ जाती है, तो उसे लिखने के बाद ही उससे मुक्ति मिलती है। लेखक ने भीतरी विवशता को स्पष्ट करने के लिए अपनी हिरोशिमा नामक कविता की रचना को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने। जो पाठ के अंत में उन्होंने लिखी थी ना हिरोशिमा कविता, वही है। और ये कविता इन्होंने कब लिखी थी हिरोशिमा? जब वे ट्रेन से वापस भारत आ रहे थे, यानी कि वहाँ वो घटना देखने के बाद भी नहीं लिखी। कब लिखी? जब वे वापस ट्रेन से लौटकर भारत आ रहे थे। और ये कविता किसमें है संकलित? आंगन के पार द्वार में। ध्यान रखना, आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित है। अब देखें आगे। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो देखें इसका उत्तर क्या है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आज मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां वैज्ञानिक संसाधनों और आविष्कारों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लगता है विज्ञान से प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य ने मनुष्य के विवेक को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है और उसे पागल बना दिया है। विज्ञान के दुरुपयोग से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में देखें विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। अब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने से अनावश्यक परीक्षण, टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं और उनको रोगियों को क्या किया जाता है? बाध्य किया जाता है, ये भी टेस्ट करवाओ, वो भी टेस्ट करवाओ। और अल्ट्रासाउंड मशीनों द्वारा लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण की हत्या भी की जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा और भयानक दुरुपयोग है। कन्या भ्रूण हत्या, जहरीले कीटनाशकों, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग मनुष्य को घातक बीमारियों का शिकार बना रहा है। जमीन की उर्वरा शक्ति क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। उसकी उपजाऊ करने की शक्ति क्या हो रही है? ये कीटनाशक जो हैं, वो रासायनिक खाद और ये जो कीटनाशक जो जहरीले यूज़ हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है? जमीन की उर्वरा शक्ति क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है। अतः विज्ञान का प्रयोग हमेशा सदुपयोग के लिए होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग के लिए होना चाहिए। तो ये थे प्रश्न आपके कृतिका के 5 पाठों में से। अच्छी तरह से आप इनको याद कर लेना। इन्हीं में से छोटे प्रश्न भी बनेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिना टेंशन के आप पेपर दे के आएंगे और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।